हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड अप्रोच, जो कि हमारी है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारी सेकंड अप्रोच है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आती है। हमने इससे पहले फर्स्ट अप्रोच की थी, वो थी हमारी नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। देखो, ये जो अप्रोच है ना, पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो देती हूँ आपको इसके बारे में ओरली, इसमें से नहीं पढ़ा रही हूँ, ओरली दे रही हूँ। उसके बाद हम इसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है नेट इनकम अप्रोच जो थी वो कहती थी कि वो नेट इनकम अप्रोच जो थ्योरी थी वो रिलेवेंट थी। रिलेवेंट का मतलब होता है कि हमारी फर्म का जो वैल्यू है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये भी डुरेंट द्वारा ही दी गई है, जो कि नेट इनकम अप्रोच भी डुरेंट द्वारा दी गई थी, ये भी डुरेंट द्वारा दी गई है। लेकिन ये बिल्कुल ही अपोजिट है एकदम नेट इनकम अप्रोच के। नेट इनकम अप्रोच के अपोजिट क्यों है? क्योंकि ये इररिलेवेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे कहती है कि ये थ्योरी जो है इररिलेवेंट है, मतलब वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है। ये वाली थ्योरी ये बताती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। ओके, अब देखो, मैं आपको छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस, और उसके बाद हम इस बुक में से देखेंगे क्या कह रहा है, हम अच्छे से समझेंगे। ये रहा नेट ऑपरेटिंग इनकम। एक सेकेंड, ये आपको अब विजिबल होगा। ठीक, अब सही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो हमारी सेकंड अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की। ये जो थ्योरीज है ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है। और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी में हमारा पहला आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल हम अपने बिजनेस में या फर्म में लगा हुआ है, उस कैपिटल पे जो कॉस्ट हमें हो रही है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मुझे कितना कॉस्ट इनकट करा रही है, इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कैपिटल के ऊपर जो मुझे पे करना पड़ा दैट इज माई एक्सपेंस ऑन कैपिटल, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट इज डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट प्लस इक्विटी ये क्या होता है? जो भी हम कैपिटल बोरो करके लेकर आते हैं वो डेब्ट के फॉर्म में होता है और इक्विटी के फॉर्म में होता है। बेसिकली हम सोचते हैं कि इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, बट इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, यहाँ पे हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। इक्विटी इंक्लूडेड द प्रेफरेंस। ओके, तो डेब्ट इज डेब्ट क्या होता है? जो लोन्स होते हैं हमारे, जो भी बोरोड होते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज नोन एज डेब्ट। कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैपिटल होती है उसमें हमारे दो फंड्स इंक्लूड होते हैं, एक तो प्रोप्राइटर फंड एंड बोरो फंड। बोरो फंड दैट इज डेब्ट, प्रोप्राइटर फंड इट मीन्स इक्विटी। ओके, क्लियर हो गया। अब आता है ये दोनों क्या बनता है? हमारा फर्म का वैल्यू बनते हैं, वैल्यू ऑफ अ फर्म। क्या बनते हैं? हमारी फर्म की वैल्यू। और जो फर्म की वैल्यू होती है वो अफेक्ट करती है किस पे? जो भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डिसीजन होती है उससे हमारी फर्म की वैल्यू अफेक्ट होती है। क्लियर होगी बात इतनी? अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, रिलेवेंट और इररिलेवेंट। रिलेवेंट हमारा था नेट इनकम अप्रोच में, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इररिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट नहीं है, नॉट इररिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्लियर हो गई बात? ये समझ आ गया आपको? अब दूसरी बात ये कि हर एक थ्योरी के अपने कुछ अजप्शंस होते हैं। मैंने आपको हर बार बताया, हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ अजप्शन बेस्ड होती है। हर एक अजप्शन के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी जो है वो अप्लीकेबल होती है। अब देखो, मैंने आपको साथ ही साथ ये भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हर एक थ्योरी हर एक टाइम के हर एक सिनेरियो में नहीं एप्लीकेबल होती है। ये थ्योरीज बनी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं हर कोई अपना बिजनेस इस थ्योरी को फॉलो करके चलाएगा, ये चलाता है, ऐसा भी नहीं है। ये थ्योरीज जस्ट बनी हुई है, एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देती है कि इस तरीके से कर सकते हैं कुछ, लेकिन इनकी अजप्शंस होती है और वो अजप्शन हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग होती है एप्लीकेबल या नहीं होती है, या आज के टाइम के हिसाब से नहीं हो पाती है, वो हमें देखना होता है। हर कोई थ्योरी को अडॉप्ट नहीं करता है। ठीक है, हर कोई अपनी थ्योरी को अडॉप्ट नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं बोलती हूँ, ऐसे बेसिकली देखा जाए हम अपने घर में सब कैश मैनेजमेंट करते हैं। हमारे पास जो भी कैश होता है हम उसको अच्छे से मैनेज करते हैं कि मुझे कहाँ खर्च करता है, कितना सेविंग करना है, कितना मुझे जमा करना है, कितना मुझे बैंक में रखना है, कितना किसी को देना है, वो सब हम अपना मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे कैश मैनेजमेंट की थ्योरी है, वो भी इकोनॉमिक के द्वारा दी हुई है। तो क्या आप लोग उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैश मैनेजमेंट करते हो? नहीं। अगर आप अपने घर में बड़ों से पूछोगे तो कैश मैनेजमेंट आप करते हैं तो कहेंगे हाँ। फिर आप कहोगे आप कौन सी थ्योरी लगाते हो, तो वो क्या कहेंगे, नहीं भाई हम तो कोई थ्योरी नहीं लगाते, है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, जो भी थ्योरीज ये होती हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है ना।
ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक मोटा मोटा एग्जाम्पल देते क्योंकि कुछ अजम्पशन बेस्ड होती है ये, और कुछ इनके क्रिटिकल पॉइंट्स भी बाद में देखने को हमें मिलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम क्रिटिकल पॉइंट्स फिर कहाँ से आ जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो उसमें थ्योरी में खामियां होती हैं, और ये खामियां वो इकोनॉमिस्ट खुद नहीं लिखता है, अपनी थ्योरी की खामियां वो खुद नहीं लिखता है। जो भी फॉर्म बिजनेसमैन होते हैं या ऑनर होते हैं वो उस थ्योरी को एप्लीकेबल करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि इसमें ये कमी रह गई, ये यहाँ पे गलत बोला गया, इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बात गलत है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें देते हैं, ठीक है। देखो अब हम यहाँ से थोड़ा रीड करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रिप्ले कर सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं ये आपको पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ड्यूरेशन हो जाएगा वीडियो का, तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे, बाकी आप खुद अच्छे से रीड कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ईजी एकदम, बिल्कुल पढ़ते के साथ ही सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अनदर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज, एक सेकेंड, आपको विजिबल शायद नहीं हो रहा होगा, अब विजिबल होगा, देखो ठीक। अनदर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एज सजेस्टेड बाय डुरेंट, देखो मैंने बताया ये भी हमें डुरेंट द्वारा ही दिया गया था, इज नेट ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी है ये? NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच, अपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से एक अपोजिट है। किसका पोजिशन है ये? नेट इनकम अप्रोच का। क्यों? मैंने बताया क्योंकि ये इररिलेवेंट बोल रहा है, पहले बोला था कि रिलेवेंट है, अब बोल रहा है इररिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट नहीं है। द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ द फर्म इज इररिलेवेंट। Any change in capital structure of the company does not affect the market value of the firm, and the overvalue cost of capital remains constant irrespective of the method of financing. वो साफ साफ बात यहाँ बोली गई है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है फर्म की वैल्यू पे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, सब कुछ कांस्टेंट रहता है। कोई भी आप मेथड अगर लेते हो तो ये इररिस्पेक्टिव है, इररिस्पेक्टिव इररिलेवेंट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, आगे बोल रहा है इट मीन्स दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल पे जो ओवरऑल कॉस्ट है वुड रिमेन सेम, वो सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम मीन्स कांस्टेंट रहता है। वेदर द डेप्ट इक्विटी मिक्स, अब जो जुडिशियस यूज हम करते हैं डेप्ट इक्विटी का, उसके बारे में बोल रहा है कि आप चाहो तो डेप्ट इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है, जिस कंपोजिशन से हमने कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, वो 50-50 हो, 30-70 हो या 60-40 हो। मतलब हमारा जो कॉस्ट है ना कैपिटल पे, वो हमारा कुल मिला के कम बैठना चाहिए। तो कितना प्रोपोर्शन आप डेप्ट करें, कितना इक्विटी करें, यही हमें बेसिकली देखना होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डेप्ट इक्विटी का जुडिशियस मिक्स आप किस प्रोपोर्शन में भी कर लो, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इररिलेवेंट थ्योरी बोलती है। Thus, the total value of the firm, the market price of a shares, as well as overall cost of capital, is independent of degree of leverage. वो independent है, dependent नहीं है, मतलब dependent नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उस पर वो depend नहीं है, independent है। क्लियर है? अब कुछ assumptions होती है। अब assumptions देखो क्या क्या है। पहले assumption बोल रहे हैं यहाँ पे, this approach is based upon the following assumption. First है द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो बात हमें सबको पता है कि जो कॉस्ट होता है, जो डिबेंचर्स पे कॉस्ट होता है, वो क्या होता है? डेट इज इंटरेस्ट, वी हैव टू पे। जो इंटरेस्ट होता है वो हमें देना होता है डिबेंचर्स पे, और वो फिक्स होता है, आपको डेली, आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना होता है। और ये डेब्ट जो होता है वो चीपेस्ट सोर्स होता है, ठीक है। लेकिन चीपेस्ट सोर्स होने के नाते ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब रिस्की क्यों होता है मैंने आपको बताया था। अगर आप अपने आप को कंपनी मानेंगे, सपोज आप कंपनी है और आपको फंड्स बोरो करना है, तो आप किस फॉर्म में करेंगे? आप डेब्ट के फॉर्म में करेंगे, इक्विटी के फॉर्म में करेंगे। अगर आप डेब्ट के फॉर्म में करते हैं तो आपको, आप चाहो कमाओ या फिर नहीं कमाओ, आपको हर बार इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, ठीक है। अगर आप इक्विटी से बोरो करते हैं तो आप अगर किसी साल नहीं कमाते तो आपको डिविडेंड उन पर नहीं देना होता, ठीक है। अगर आप सोचें, अगर आप देखेंगे कि हाँ डेब्ट मुझे सस्ता मिल रहा है क्योंकि इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, ठीक है। अगर आपको उनको डिविडेंड देना है तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है और वो एक मालिकों का पैसा होता है, ठीक है। लेकिन जो डेब्ट होता है वो सस्ता होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अभी आपने देखा, अगर आप कंपनी मान के अपने आप को समझेंगे, आप अगर कमाओ या ना कमाओ, आपको हर बार इंटरेस्ट देना है, तो अब आपको डेब्ट रिस्की लग रहा है, ठीक है।
लेकिन आप डिविडेंड के अगर अकॉर्डिंग इस सिनेरियो में देखेंगे, अपने आप को कंपनी के टर्म में समझेंगे, तो आपको डिविडेंड रिस्क ही नहीं लगेगा। लेकिन रिस्क के चक्कर में और सस्ता है इसके लिए रिस्क बढ़ा ले, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिवेंचर्स चाहिए जिसमें हम ठीक ठाक डिवेंचर्स रखें और ठीक ठाक हमारी कॉस्ट आए, हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और हमारा रिस्क भी मिनिमम हो। बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में रहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, तो हमें रिस्क को भी ध्यान में रखना है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट जो डिबेंचर का है वो हम उसे कम मानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि जो रिस्क प्रेसिशन ऑफ लैंडर्स ऑफ डेप्टर डू नॉट चेंज विद द चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज एंड कॉन्सिक्यूटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप, मतलब एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। देखो इस बात का मतलब मैं समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सपोज आपके पास, जैसे हमें पता है डेप्ट मैंने बताया भी सस्ता होता है, और अगर हमें कभी इशू करना है तो हमने डेप्ट इशू किया, फिर उसके बाद हमने और डेप्ट इशू कर दिया, हमने उसके बाद और डेप्ट इशू कर दिया। ऐसे अगर हम सस्ते के चक्कर में रहते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला है ना, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हमारा इक्विटी, वो क्या करता है, उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो हाई हो जाता है। वो देखते हैं कि भाई अब तो कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमें इतना नहीं इतना रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेशन उनका बढ़ जाता है। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के जो रिस्क है उसको वहाँ पे इन्होंने बोला कि कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। उसमें वो चेंज नहीं बोलना चाह रहा कि कोई भी चेंज होगा, कि वो जितना आज की डेट में एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना ही, चाहे आप डिबेंचर कितना मर्जी इशू कर दो वो उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है द मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ अ फर्म एज अ होल, द स्प्लिट बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कह रहे हम हमेशा जो मार्केट हमारी फर्म का जो वैल्यू होगा उसे एज अ होल नापेंगे, मतलब जो उसको देखेंगे हम एज अ पूरा कैपिटल के अकॉर्डिंग देखेंगे, कितना कैपिटल में कितना डेब्ट है कितना इक्विटी है ये सब हम नहीं देखेंगे, हम तो पूरा ओवरऑल देखेंगे कितना हमारा वैल्यू है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है दे आर नो कॉर्पोरेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जप्शन ली है कि कोई भी हमारे पास कोई भी किसी तरीके का कॉर्पोरेट या फिर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। ये सब अजप्शंस है, ठीक है। ये जो अजप्शंस होती है, इन अजप्शन के अकॉर्डिंग ही कुछ थ्योरीज होती है जो कि फॉलो करी जाते हैं। अब ये अजप्शन मैंने अभी आपको समझाया कि हर एक सिनेरियो में फॉलो होगी, एप्लीकेबल होगी, हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग, हर एक फर्म के अकॉर्डिंग ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि बाद में आपको पता है इन सब थ्योरीज के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी अजप्शंस। अब ये जो पैराग्राफ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, तो आप देख लो। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ इसका डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम पे आ जाए हम नेक्स्ट पेज। ये यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट करा, वही सेम डिग्री ऑफ लेवरेज, और वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल मुझे कॉस्ट कितना इनकर्ड करा रही, डेट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे जो ये केडी है इट्स रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, के मीन्स कॉस्ट होता है, के नॉट इसको हम के ओ भी बोल सकते हैं, डेट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और के ई मीन्स यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि जो केडी है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल जो है वो दोनों ही पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लेकिन जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या है, वो एक तरीके का डायगोनली है, ऐसे करके डायगोनल शेप में जा रहा है एक्स एक्सिस के। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस तरीके से जो ये डायगोनल शेप में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है, पहले इतना था अब ये बढ़ता चला गया। ऐसा कब होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर इशू करते हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो डिबेंचर्स है ना वो हम ले रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और हमारा जो कॉस्ट है ना वो भी उतना ही आएगा। कॉस्ट तो आपको उतना ही आएगा क्योंकि डिबेंचर सस्ता होता है, ऐसा तो होता है। लेकिन जब वो रिस्क आपका बढ़ जाएगा कंपनी में तो इक्विटी वालों की जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई हो जाएगी। इसलिए ये जो के ई वाला जो ग्राफ है, ये जो लाइन्स है, ये एकदम डायगोनली इसलिए जा रहा है। ये जो एक्सपेक्टेशन, ये जो खाली पोर्शन है ना, ये एक्सपेक्टेशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है the effect of leverage on the cost of capital under the NOI net operating income approach. In the above figure, the degree of leverage is plotted on x-axis, while the percentage rate of KE यानी कि cost of equity, KD cost of debt and K naught overall cost of capital
आर शोन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, द फिगर शोज दैट KD and KO remain constant as the degree of leverage increased, and we find that both the curves are parallel to the x-axis. Cost of equity यानी कि KE is equal to K नॉट, जो K नॉट है यानी कि KO, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये देखो, ठीक है, इक्वल है व्हेन द लिवरेज इज जीरो, जब कोई रिस्क नहीं है, लिवरेज इज जीरो, बट विद द इंक्रीज इन द लिवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी rises in a such manner so as to offset or neutralize the advantages of using cheaper debt capital. जब आप cheaper debt capital को जब उसमें यूज़ कर रहे हो तो हमें देखा जो हमारा KE है वो राइजेज हो रहा है और ऐसे मैनर में बिल्कुल ऑफसेट जा रहा है, मतलब ना तो ये यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रहा है, बिल्कुल ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट K नॉट एंड द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन अनचेंज। और उसका क्या मतलब है कि अगर ये ऐसा एक्सपेक्टेशन इनका बढ़ता है तो हमारा जो फर्म का वैल्यू है और K नॉट यानी कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो अनचेंज रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाय इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल ऑल्सो नॉट चेंज, वो भी चेंज नहीं होगा विद द चेंज इन लिवरेज। अगर लिवरेज में आप चेंज करो तो मार्केट जो प्राइस है हमारे शेयर्स का वो भी चेंज नहीं होगा। सिंस K नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, K नॉट देखो कांस्टेंट है, that this approach is implied that there is no any unique optimum capital structure। ये थ्योरी कहती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एम्प्लाई नहीं करता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमारी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होती है, हमारी फर्म का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, और उस जो रेट पे जहाँ पे वो होती है उस पॉइंट पे डेट इज नोन एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक ठाक कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा कॉस्ट जो है वो कम से कम है, फर्म का वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा है और रिस्क भी बिल्कुल ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। इस वाले पॉइंट, अब ऐसी सिचुएशन या ऐसे सिनेरियो को हम बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। इन दी अदर वर्ड्स एज K नोट इज द सेम एट ऑल द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप देखो कि K नोट यानी कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम एक पैरेलल लाइन की तरह बना हुआ है। एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम, हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम है। यहाँ पे इस थ्योरी ये बताती है। ठीक है, द नेट इनकम अप्रोच इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के द्वारा इसे समझा रखा है, ये अभी हम नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो फिर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही था, अगर हम डेप्ट का यूसेज बढ़ा देते हैं तो हमारा जो इक्विटी वालों को एक्सपेक्टेशन वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे फर्म में रिस्क बढ़ता है। लेकिन ये यहाँ पे माना गया है कि उसकी एक्सपेक्टेशन को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला गया है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट चेंज विद द चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज, इस बात का यही वहाँ पे मतलब है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के क्वेश्चंस हम सारे कर चुके हैं और इसके क्वेश्चंस बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, इसमें सेम वही कैलकुलेशन करनी है और आपसे वही फर्म का वैल्यू, K नॉट, इक्विटी बताओ क्या कॉस्ट होगा, यही सब पूछा जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।